हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की नॉवल स्पार्कलिंग साइनाइड पार्ट 2। रूथ लेसिंग अपने व्यस्त दिन में कुछ ठहराव के समय अपने मालिक की पत्नी रोजमेरी बार्टन को याद कर रही थी। वह रोजमेरी को काफ़ी नापसंद करती थी। कितना, यह वह नहीं जानती थी। नवंबर की उस सुबह तक नहीं जब उसने विक्टर ड्रेक से पहली बार बात की। विक्टर के साथ वह भेंट हर बात की शुरुआत थी, पूरे सिलसिले को चलाने वाली। उससे पहले जो भी बातें उसने सोची या महसूस की थी, वह उसकी चेतना से इतनी दूर थी कि उसे वास्तव में उनका पता ही नहीं था। वह जॉर्ज बार्टन के प्रति समर्पित थी, हमेशा से थी। जब वह पहली बार उसके पास आई थी, एक 23 वर्ष की संतुलित कुशल युवती, तभी वह समझ गई थी कि किसी को उसे संभालने की ज़रूरत थी। और उसने जॉर्ज को संभाल लिया था। उसने जॉर्ज का पैसा, वक्त और चिंता सब बचाए थे। उसने जॉर्ज के दोस्त चुने थे और उसे अच्छी हॉबी की ओर मोड़ा था। उसने उसे गलत व्यावसायिक फैसलों से रोका था और कई मौक़ों पर सही खतरे उठाने के लिए हौसला भी बढ़ाया था। इतने लंबे संबंध के बावजूद भी जॉर्ज ने कभी इस बात पर शक नहीं किया था कि वह उसकी आज्ञाकारी थी और सदा उसकी बात सुनती थी। वह उसके रखरखाव को देखकर खुश होता। चमकते काले बाल, कानों में छोटे छोटे मोती, थोड़ा सा पाउडर लगा हल्की रंगत लिए चेहरा और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक। उसे लगता कि रूथ बिल्कुल सही थी। वह उसका अलग थलग बेलाग तौर तरीका पसंद करता था, भावनाओं और निकटता की नितांत कमी को भी। इसके फलस्वरूप वह अपने व्यक्तिगत मामलों पर उससे बहुत बातें करता और वह हमदर्दी से सुनती और हमेशा काम की सलाह देती। जो भी था, जॉर्ज की शादी से उसका कुछ लेना देना नहीं था। ये शादी उसको पसंद नहीं थी, फिर भी उसने उसको मंजूर कर लिया था और शादी के इंतज़ाम में बहुत मदद की थी, मिसेज मार्ले को काम से काफ़ी राहत देकर। शादी के बाद कुछ समय के लिए रूथ की अपने मालिक से निकटता कुछ कम हो गई। उसने अपने आप को सिर्फ कारोबारी कामों तक सीमित कर लिया। जॉर्ज ने बहुत कुछ उसके हाथों में छोड़ दिया। फिर भी रूथ की कार्यकुशलता ऐसी थी कि रोजमेरी को जल्दी ही समझ आ गया कि मिस लेसिंग हर तरह से एक अनमोल मददगार थी। मिस लेसिंग हर वक्त खुशनुमा, मुस्कुराती हुई और विनम्र होती। जॉर्ज, रोजमेरी और आयरिस सभी उसको रूथ बुलाते और वह अक्सर दोपहर के खाने के लिए एल्वेस्टन स्क्वायर आती। वह अब 29 वर्ष की थी, लेकिन देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती जैसे वह 23 वर्ष की आयु में लगती थी। दोनों के बीच बिना किसी अंतरंग बातचीत के भी वह हमेशा जॉर्ज की छोटी छोटी जज्बाती प्रतिक्रिया को भी जान लेती। वो जानती थी कब जॉर्ज का शादी का पहला उल्लास एक मग्न संतोष में बदल गया। जब वह संतोष किसी और चीज़ में बदल गया जो बताई नहीं जा सकती थी, तब भी वह जानती थी। उस समय जॉर्ज की बारीकियों को ध्यान न दे पाने को रूथ की दूरदर्शिता सुधार देती थी। जॉर्ज कितना भी अनमना होता, कभी पता नहीं लगता कि रूथ लेसिंग ये जानती थी। इसके लिए जॉर्ज उसका शुक्रगुजार था। नवंबर की एक सुबह थी जब जॉर्ज ने उससे विक्टर ड्रेक के बारे में बात की। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक नागवार सा काम करो। रूथ ने प्रश्न भरी नज़र से उसे देखा। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वह ज़रूर करेगी, ये माना जा सकता था। हर परिवार का एक कुल कलंक होता है, जॉर्ज ने कहा। रूथ ने समझते हुए सिर हिलाया। मेरी पत्नी का एक कजिन है, पूरा खलनायक। उसने अपनी माँ को तकरीबन बर्बाद ही कर दिया है। एक मूर्ख भावुक औरत, जिसने उसकी खातिर जो चंद एक शेयर उसके पास थे वो भी बेच दिए। उस आदमी ने ऑक्सफोर्ड में चेक पर जाली हस्ताक्षर किए। उस बात को तो दबा दिया गया और तब से उसे दुनिया भर में इधर उधर भेजा जा रहा है। वो कहीं भी कोई काम नहीं कर पाया। रूथ बिना दिलचस्पी के सुनती रही। वह इस तरह के लोगों से वाकिफ थी। वे कभी संतरे उगाते हैं, कभी मुर्गियाँ पालते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कभी न्यूजीलैंड में फ्रोज़न मीट तैयार करने वाली कंपनियों में काम करने लगते हैं। वे कभी ढंग से काम नहीं कर पाते, कहीं ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते और हमेशा उस पैसे तक पहुंच ही जाते हैं जो उनके नाम पर लगाया गया हो। ऐसे लोगों में उससे कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। वह सफलता पसंद करती थी। वह अब लंदन आ पहुंचा है और मुझे पता लगा है कि वह मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। मेरी बीवी ने तो उसे तब से देखा तक नहीं था जब वह स्कूली बच्ची थी, लेकिन वह एक बदमाश है जिस पर यकीन नहीं हो सकता है। और वह रोजमेरी से पैसे मांगता रहा है
और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आज 12 बजे उससे उसके होटल में मिलने का वक्त लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम इस मसले से निपटो। सच तो यह है कि मैं उस शख्स से मिलना नहीं चाहता। मैं उससे कभी नहीं मिला, न मिलना चाहता हूँ और न ही चाहता हूँ कि रोज़ मेरी उससे मिले। मैं समझता हूँ कि पूरी बात को कारोबारी स्तर पर रखा जा सकता है, अगर कोई तीसरा इसे संभाल ले तो। हाँ, ये तो हमेशा एक अच्छी तरकीब होती है। करना क्या होगा? 100 पाउंड नकद और ब्यूनो एरीज के लिए एक टिकट। पैसा उसे जहाज पर सवार होने के बाद दिया जाए। रूथ मुस्कुरा दी। सही, तुम निश्चिंत होना चाहोगे कि वो वाकई चला गया है? तुम समझ गई। ये कोई अनोखा केस नहीं है, वह उदासीनता से बोली। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत से केस होते हैं। वह झिझका। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ऐसा करना बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसे कुछ हंसी आ गई। भरोसा रखो, मैं इस बात को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो। उसकी टिकट बुक करा दे क्या? वैसे उसका नाम क्या है? विक्टर ड्रेक। ये रहा टिकट। मैंने कल उस जहाज़ कंपनी को फ़ोन किया था। जहाज़ का नाम सैन क्रिस्टोबल है और वह कल टिलबरी से चलेगा। रूथ ने टिकट ले ली, उस पर एक नज़र डाली, यह देखने के लिए कि सब सही है, और अपने हैंडबैग में डाल ली। ये तो तय हो गया, मैं संभाल लूँगी। 12 बजे। पता क्या है? द र्यूपर्ट, रसेल स्क्वायर से कुछ परे। रूथ ने लिख लिया। रूथ माय डियर, पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा। उसने स्नेहपूर्वक हाथ रूथ के कंधे पर रख दिया। पहली बार उसने ऐसा किया था। तुम मेरा दाहिना हाथ हो, मेरा दूसरा हिस्सा। वह खुशी से गुलाबी हो गई। मैं कभी ज़्यादा कह नहीं पाया। जो सब तुम करती हो वह सब तो मैं मान कर ही चलता हूँ। तुम जानती नहीं मैं हर बात पे तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। जॉर्ज ने दोहराया। हर बात में। तुम दुनिया की सबसे दयालु, सबसे प्यारी और मदद करने वाली लड़की हो। अपनी खुशी और जेब छुपाती हुई रूथ हंसकर बोली। इतनी अच्छी बातें बोलकर तुम मुझे बिगाड़ दोगे? ओह, मगर मैं मन से कह रहा हूँ। तुम मेरी कंपनी का हिस्सा हो रूथ। तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके शब्दों पर गर्माहट महसूस करती हुई रूथ बाहर चली गई। वह गर्माहट तब भी उसके साथ थी जब वह काम से र्यूपर्ट होटल पहुंची। जो काम भी उसके सामने था उसे लेकर रूथ को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी कुशलता पर पूरा भरोसा रखती थी। किस्मत खराब वाली कहानियां या लोग उसे कभी नहीं भाते थे। विक्टर ड्रेक जैसों को तो वह दिन भर के काम में अन्य चीज़ों की तरह ही ले लेने को तैयार थी। वह काफ़ी हद तक उस तरह का ही था जैसा उसने सोचा था, चाहे बिना शक उससे कहीं ज़्यादा आकर्षक। रूथ ने उसके व्यक्तित्व को आंकने में कोई गलती नहीं की थी। विक्टर ड्रेक अच्छा आदमी नहीं था। जितना भावना रहित मतलबी कोई हो सकता है उतना ही मन लुभावनी धूर्तता के पीछे छुपा हुआ। जो वह समझ नहीं पाई थी वह थी उसकी दूसरों की रूह को पढ़ लेने की क्षमता और जिस सहजता से वह भावनाओं के साथ खेल सकता था। उसने विक्टर के आकर्षण के प्रति अपने विरोध को भी कम आंका था। खुशी भरी हैरानी के साथ विक्टर ने उसका स्वागत किया। जॉर्ज की दूध बहुत बढ़िया। ताज्जुब है। रूखी समतल आवाज़ में रूथ ने उसे जॉर्ज की शर्तें बतानी शुरू की। विक्टर ने बड़े प्यार से उन्हें मान लिया। 100 पाउंड बुरे नहीं। बेचारा जॉर्ज, मैं तो 60 भी ले लेता, मगर उसे मत बताना। शर्तें? प्यारी कजिन रोजमेरी को तंग मत करना। भोली भाली कजिन आयरिस को मत बिगाड़ना। नेक कजिन जॉर्ज को शर्मिंदा मत करना। सब मान लिया गया। मुझे सैन क्रिस्टोबल पर विदा करने कौन आएगा? तुम मिस लेसिंग हो। बहुत खूब। उसने अपनी नाक सिकोड़ी। उसकी काली आंखें हमदर्दी से चमक उठी। उसका सांवला चेहरा पतला था और उसमें कुछ कुछ टारियाडोर सांड से लड़ने वाला घुड़सवार जैसा था। एक रूमानी कल्पना। औरतों को वह आकर्षक लगता था और यह बात वो जानता था। तुम कुछ समय से बार्टन के साथ हो, है ना मिस लेसिंग? 6 साल से। और वह तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता? ओह, मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में भी सब जानता हूँ मिस लेसिंग। कैसे जानते हो? रूथ ने तेजी से पूछा। विक्टर उपहास में मुस्कुराया। मुझे रोजमेरी ने बताया था। रोजमेरी? लेकिन ठीक है, मैं रोजमेरी को परेशान नहीं करूँगा। वह पहले ही मेरे साथ बहुत अच्छी रही है।
काफ़ी हमदर्द। सच तो ये है कि मैंने उससे भी 100 पाउंड लिए थे। तुम? रुथ रुक गई और विक्टर हंस पड़ा। उसकी हंसी छूत की तरह फैलने वाली थी। रूथ ने पाया कि वह भी हंस रही थी। बुरी बात मिस्टर ड्रेक, मैं दूसरों के टुकड़े तोड़ने में माहिर हूँ, एक मुकम्मल तरीका। मिसाल के लिए अगर मैं एक तार भेज दूँ कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ तो झट मेरा सही मतलब दूसरे तक पहुँच जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं अपने आप को बहुत नापसंद करता हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ मिस लेसिंग। मैं चाहूँगा कि तुम्हें पता लग जाए कितना बुरा। क्यों? उसे जिज्ञासा हुई। पता नहीं, तुम औरों से अलग हो। तुम्हारे साथ मैं अपना हमेशा वाला तरीका नहीं चला सका। तुम्हारी ये साफ आंखें, तुम उस पर विश्वास नहीं करती। नहीं, बुरे से बदनाम ज्यादा बेचारा का तुम पर असर नहीं होता। तुम्हारे अंदर रहम नहीं है। रूथ का चेहरा सख्त हो गया। मुझे रहम से नफरत है। अपने नाम के बावजूद तुम्हारा नाम रूथ है ना? ये दिलचस्प है। बेरहम रूथ। मुझे कमजोरी के लिए कोई हमदर्दी नहीं। किसने कहा मैं कमजोर हूं? नहीं, यहाँ तुम गलत हो माय डियर। बुरा शायद, मगर मेरे लिए एक बात तो कही जा सकती है। रूथ ने होठ सिकोड़े। वही हमेशा वाला बहाना। कहो। मैं बड़े मज़े में रहता हूँ। मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है रूथ। मैंने तकरीबन हर तरह का काम किया है। मैं अभिनेता रह चुका हूँ, दुकानदार भी, वेटर भी, छोटे छोटे काम करने वाला भी, कुली भी और सर्कस में सामान संभालने वाला भी। दक्षिण अमेरिका के एक राज्य में प्रेसिडेंट की दौड़ में भी था। मैं जेल भी जा चुका हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मैंने कभी नहीं की, कामकाज और अपने सफ़र के लिए खुद किराया भरना। उसने हंसकर रूथ को देखा। रूथ को लगा कि उसे ये बात घिनौनी लगनी चाहिए थी, मगर विक्टर ड्रेक की ताकत शैतान की ताकत थी। वह दुष्टता को भी मनोरंजक बना सकता था। अब वह उसे भेद लेने वाली रहस्यमयी नज़र से देख रहा था। तुम्हें यूं अपने से ही संतुष्ट दिखने की ज़रूरत नहीं रूथ। तुम भी इतनी सदाचारी नहीं जितनी तुम समझती हो। तुम सफलता की पूजा करती हो। तुम ऐसी लड़की हो जो आखिर में अपने बॉस से शादी कर लेती है। तुम्हें जॉर्ज के साथ यही करना चाहिए था। जॉर्ज को उस गधी रोजमेरी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। अगर वह ऐसा करता तो अपना बहुत भला करता। तुम अपमान कर रहे हो। रोजमेरी बेवकूफ़ है, हमेशा रही है। जन्नत सी खूबसूरत लेकिन खरगोश सी मूर्ख। ऐसी लड़की जिस पर मर्द मुक्त हो जाते हैं मगर उसके रहते नहीं। तुम जुदा हो। खुदा जानता है अगर कोई आदमी तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तो वो कभी उससे उबेगा नहीं। उसने कमजोर मर्मस्थल को छू लिया था। रूथ अचानक अनुभवहीन ईमानदारी के साथ बोली, अगर, लेकिन उसे मुझसे प्यार होगा ही नहीं। तुम्हारा मतलब है कि जॉर्ज को नहीं हुआ? अपने आप को धोखा मत दो रूथ। अगर रोजमेरी को कुछ हो गया तो जॉर्ज झट तुमसे शादी कर लेगा। यही शुरुआत थी उस सब की। विक्टर उसे देखता हुआ बोला, तुम भी ये बात उतनी ही अच्छी तरह जानती हो जितनी मैं। जॉर्ज का हाथ उसके हाथ पर, कोमल प्यार भरी आवाज़। हाँ, ज़रूर ये सच था। जॉर्ज का उसकी ओर झुकाव था। वह उस पर निर्भर करता था। विक्टर ने कोमलता से कहा, तुम्हें अपने पर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए लड़की। तुम जॉर्ज को अपनी छोटी उंगली के इर्द गिर्द घुमा सकती हो। रोजमेरी तो सिर्फ एक बेवकूफ़ है। ये सच है, रूथ ने सोचा। अगर रोजमेरी न होती तो मैं जॉर्ज को मुझसे शादी करने को कहने के लिए उकसा सकती थी। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करती। अचानक उसे बेहद गुस्सा आ गया। रोज की एक तेज़ लहर। विक्टर ड्रेक उसे काफ़ी विनोद से देख रहा था। उसे लोगों के दिमाग में ख्याल भर देना अच्छा लगता था, या फिर उन्हें उन ख्यालों से परिचित करा देना जो पहले से ही उनके मन में थे, जैसा कि इस मामले में था। हाँ, ऐसे ही सब शुरू हुआ था। एक ऐसे आदमी से अचानक मुलाकात जो अगले ही दिन दुनिया के दूसरे छोर पर जा रहा था। जो रूथ दफ्तर वापस लौटी, वह नहीं थी जो वहां से गई थी। हालांकि उसके हाव भाव से यह बात कोई नहीं जान सकता था। उसके दफ्तर लौटने के कुछ ही देर बाद रोजमेरी बार्टन ने फ़ोन किया। मिस्टर बार्टन अभी लंच के लिए बाहर गए हैं। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? ओह रूथ, क्या तुम करोगी? उस उबाऊ कर्नल रेस का तार आया है कि वह मेरी पार्टी तक वापस नहीं आएगा। जॉर्ज को पूछो उसकी जगह वह किसको बुलाना चाहेगा।
हमें एक और आदमी चाहिए ही। 4 औरतें हैं, आयरिस आ रही है और सैंड्रा फेराडे और कौन? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में चौथी मैं हूँ। आपने मुझे बुलाया था। रोज़मेरी की खनकती हंसी सुनाई दी। वह रूथ लेसिंग के चेहरे का अचानक लाल हो जाना या उसके जबड़े का कस जाना नहीं देख सकती थी। रोज़मेरी की पार्टी में एक एहसान की तरह बुलाया जाना, जॉर्ज को की गई एक रियायत की तरह। ओह हाँ, हम तुम्हारी रूथ लेसिंग को भी बुलाएंगे। वह बेहद काम की है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है। उस एक पल रूथ को एहसास हुआ कि वह रोज़मेरी बार्टन से नफरत करती थी। उससे नफरत करती थी उसके अमीर होने के लिए, खूबसूरत होने के लिए और बेपरवाह और दिमाग से खाली होने के लिए। रोज़मेरी के लिए दफ्तर में कोई मेहनत का काम नहीं, उसके लिए हर चीज़ का सोने की तश्तरी पर पेश किया जाना, कई प्रेम संबंध, बहुत प्यार करने वाला पति, कुछ भी काम करने या सोचने की ज़रूरत नहीं, नफरत के लायक, औरों पर मेहरबानी करने वाले रवैये वाली घमंडी और उथली हसीना। काश तुम मर जाती, रूथ ने खामोश टेलीफोन को धीमी आवाज़ में कहा। उसके अपने ही शब्दों ने उसे चौंका दिया। वह उसके नहीं हो सकते थे। वह कभी भी बहुत भावुक, कभी भी आवेगी नहीं रही, कभी भी शांत, संयमी और कुशल होने के अलावा कुछ नहीं रही। उसने अपने से ही पूछा, मुझे क्या हो रहा है? उस दोपहर उसने रोज़मेरी बार्टन को नफरत की थी। आज 1 साल बाद भी वह रोज़मेरी बार्टन से नफरत करती थी। कभी किसी दिन शायद वह रोज़मेरी को भूल जाए, मगर अभी नहीं। उसने जानबूझकर नवंबर के उन दिनों को याद किया। फ़ोन को घूरते हुए बैठे होना, दिल में नफरत का गुबार उठते हुए महसूस करना, सुहानी नियंत्रित आवाज़ में जॉर्ज को रोज़मेरी का संदेश देना, ये सुझाव देना कि वह खुद भी नहीं आएगी ताकि मर्दों और औरतों की गिनती बराबर रहे। जॉर्ज ने इस बात को झट रद्द कर दिया था। अगली सुबह सैन क्रिस्टोबल के रवाना होने की खबर देने आना, जॉर्ज की राहत और एहसानमंद होना। तो वह उसमें चला गया है? हाँ, मैंने उसे जहाज तक जाने वाले रास्ते पर जाते समय पैसे दिए थे। वह झिझकी और फिर बोली। जहाज घाट से हटा तो उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाकर कहा, जॉर्ज को प्यार और चुंबन, और उसे कहना कि आज रात मैं उसकी अच्छी सेहत के लिए एक जाम पीऊँगा। ढिठाई, जॉर्ज ने कहा। उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है रूथ? जवाब देते वक्त उसकी आवाज़ जानबूझकर भावहीन थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, कमज़ोर किस्म का। और जॉर्ज ने न कुछ देखा न किसी बात पर ध्यान दिया। रूथ का मन चाहा कि चिल्ला कर कहे, तुमने मुझे उससे मिलने क्यों भेजा? क्या तुम जानते नहीं थे कि वो मुझे क्या कर देगा? क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं कल से कितनी बदल गई हूँ? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं खतरनाक हूँ, कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं क्या कर दूंगी? मगर इसके बजाय उसने अपने कामकाजी स्वर में कहा, वो सैन पोलो वाली चिट्ठी, वह कार्यकुशल सेक्रेटरी थी। 5 दिन और रोज़मेरी का जन्मदिन, दफ्तर में एक खामोश सा दिन, हेयर ड्रेसर के पास जाना, नया काला फ्रॉक पहनना, कुशलता से मेकअप करना, शीशे में से उसकी तरफ झांकता चेहरा जो बहुत उसके चेहरे जैसा नहीं था, एक पीला चेहरा, निश्चय और कड़वाहट से भरा हुआ। विक्टर ड्रेक ने जो कहा था वो सच था, उसके अंदर रहम बिल्कुल नहीं था। बाद में जब वह मेज़ के दूसरी तरफ रोज़मेरी बार्टन के विकृत नीले पड़ गए चेहरे को एकटक देख रही थी, तब भी उससे कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई। अब 11 महीने बाद रोज़मेरी बार्टन के बारे में सोचते हुए अचानक उसे डर लगने लगा। एंथनी ब्राउन माथे पर बल डाले रोज़मेरी बार्टन के बारे में सोचते हुए शून्य में देख रहा था। वो निहायत बेवकूफ़ था कि उसने रोज़मेरी के साथ ताल्लुक़ रखा। हालांकि ऐसा करने के लिए किसी भी मर्द को माफ़ किया जा सकता था। ये सही था कि वह आंखों को भाती थी। डार्चेस्टर में उस शाम वह किसी और चीज़ को देख नहीं पाया था। एक हूर सी खूबसूरत और लगभग उतने से ही दिमाग वाली। फिर भी वह उसके मुंह में फंस गया था। उसके साथ परिचय कराने के लिए किसी को ढूंढने में ही काफ़ी ऊर्जा लगा दी, न माफ़ किए जाने वाली बात, जबकि उसे अपना सारा ध्यान कारोबार की तरफ लगाना चाहिए था। आखिर वह यहाँ क्लेरिजिस में अपने दिल बहलाव के लिए बेकार में वक्त गंवाने के लिए तो नहीं आया था। लेकिन रोज़मेरी बार्टन इतनी खूबसूरत थी कि पल भर के लिए अपने फ़र्ज से चूक जाना ईमान से माफ़ किया जा सकता था।
अब अपने को फटकारना और हैरान होना कि वह इतना बेवकूफ़ क्यों था, ठीक ही था। खुशकिस्मती थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर पछताना पड़े। रोजमेरी के साथ बात करते ही आकर्षण कुछ कम हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया था। ये प्रेम नहीं था, नहीं दीवानगी। सब अच्छा समय बिताने आए थे, न इससे ज्यादा न कम। खैर, उसने मजा उठाया था, रोजमेरी ने भी। वह एक एंजल की तरह नाच रही थी और वह उसे जिस ओर भी ले जाता था, पुरुष टकटकी बांधे उसे देखने के लिए उधर ही मुड़ जाते। किसी को भी अच्छा महसूस होता, बस जब तक उससे बात करने की उम्मीद न की जाए। उसने अपने सितारों का धन्यवाद किया कि उसकी रोजमेरी से शादी नहीं हुई थी। एक बार उस उम्दा चेहरे और बदन की खूब सुंदरता के आदी हो गए तो उसके आगे क्या? वो तो दिमाग लगाकर बात भी नहीं सुन सकती थी। ऐसी लड़की जो ये उम्मीद रखे कि हर सुबह नाश्ते की मेज़ पर आप उससे कहे कि आप उसे बेहद प्यार करते हैं। ओह, अब वह सारी बातें याद करना ठीक था, लेकिन वह उसके मुंह में पड़ तो जरूर गया था ना। उसके आगे पीछे घूमता, उसको फ़ोन करता, उसके साथ नृत्य करता, टैक्सी में उसे चूमता। वह उसे लेकर अपने आप को अच्छी तरह बेवकूफ़ बना रहा था, उस हैरान कर देने और न मानने लायक दिन तक। उसे याद था वह कैसी लग रही थी। भूरे लाल बालों की एक लट उसके कान पर झूल रही थी, झुकी हुई पलकें और उसमें से छनकर आती उसकी गहरी नीली आंखों की चमक, उसका कोमल लाल होठों को फुलाना। एंथनी ब्राउन, अच्छा नाम है, वो हल्के अंदाज से बोला। पुराना और शरीफ, सम्राट हेनरी द एट्थ के राजमहल में एंथनी ब्राउन नाम का एक बड़ा अफसर था। कोई पूर्वज? मैं कसम खाकर नहीं कह सकता। नहीं खाओ तो बेहतर। एंथनी ने भवे ऊपर चढ़ाई। मैं साम्राज्य वाली शाखा से हूँ, इटली वाली नहीं। ओह, वह हंसा। मेरी जैतून जैसी रंगत, मेरी माँ स्पेन से थी। इससे साफ हो जाता है। क्या साफ हो जाता है? बहुत कुछ मिस्टर एंथनी ब्राउन। तुम्हें मेरा नाम बहुत पसंद है। मैंने कहा था, अच्छा नाम है। और फिर उसने अचानक कहा, टोनी मॉरेली से बेहतर। पल भर के लिए तो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। यह तो विश्वास करने लायक था नहीं, नामुमकिन। एंथनी ने उसकी बात थाम ली। उसकी सख्त पकड़ के कारण वह परे हट गई। ओह, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। वह नाम तुम्हें कहाँ मिला? उसकी आवाज़ सख्त थी और धमकाने वाली। रोजमेरी हंस पड़ी, अपनी बात के असर पर खुश होकर। बेवकूफ़, तुमसे किसने बताया? किसी ऐसे ने जो तुम्हें पहचानता था। वो कौन था? रोजमेरी, एक गंभीर बात है, मेरे लिए जानना ज़रूरी है। मेरा एक बदनाम कजिन विक्टर ड्रेक। मैं इस नाम के आदमी से कभी नहीं मिला। मेरे ख्याल से जब तुम उसे जानते थे तब वह इस नाम से काम नहीं लेता था, परिवार की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए। एंथनी धीरे से बोला, मैं समझ गया। जेल में? हाँ, मैं विक्टर को राइट एक्ट पढ़कर सुना रही थी। उसे बता रही थी कि वह हम सब के लिए एक कलंक था। जाहिर है उसे परवाह नहीं थी। वह हंसा और बोला, तुम खुद भी कभी ज़्यादा सावधान नहीं रही स्वीटहार्ट। मैंने उस रात तुम्हें कैद काट कर आने वाले एक आदमी के साथ नाचते हुए देखा था। दरअसल तुम्हारे सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड्स में से एक। वह अपने आप को एंथनी ब्राउन कहता है, लेकिन जेल में वह टोनी मॉरेली था। एंथनी ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे अपने लड़कपन के इस दोस्त के साथ फिर से जान पहचान बढ़ानी होगी। हमें जेल के पुराने साथियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रोजमेरी ने इनकार में सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। उसे दक्षिणी अफ्रीका भेज दिया गया है। वह कल ही जहाज़ से गया है। समझा। एंथनी ने गहरी सांस भरी। तो सिर्फ एक तुम हो जिसे मेरा राज मालूम है। रोजमेरी ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ चुगली नहीं करूंगी। बेहतर होगा। एंथनी की आवाज़ सख्त हो आई। देखो रोजमेरी, इसमें खतरा है। तुम नहीं चाहती न कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को काट छील दिया जाए। कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक लड़की की खूबसूरती को बिगाड़ने जैसी छोटी सी हरकत पर नहीं रुकते। मारे जाने जैसी भी कोई चीज़ होती है। ऐसा सिर्फ किताबों और फिल्मों में नहीं होता, असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो टोनी? चेतावनी दे रहा हूँ। क्या वह चेतावनी समझ लेती? क्या वह जानती थी कि टोनी बेहद संजीदा था? बेवकूफ़ लड़की, उस खूबसूरत खाली सिर में भेजा नहीं था। आप उस पर मुंह बंद रखने के लिए भरोसा नहीं कर सकते थे। जो भी है, टोनी को उसे अपना मतलब समझाना ही होगा।
भूल जाओ कि तुमने कभी टोनी मॉरेली का नाम सुना था, समझ गई? मगर मुझे बुरा नहीं लगता टोनी, मैं बहुत खुले दिमाग की हूँ। मेरे लिए एक अपराधी को मिलना काफ़ी रोमांचक है। तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। बेवकूफ़ लड़की, एंथनी ने रुखाई से उसे देखा। उस एक पल में वह सोचने लगा कि उसे कैसे लगता था कि इस लड़की को पसंद करता था। उसे बेवकूफ़ लोग कभी बर्दाश्त नहीं होते थे, खूबसूरत चेहरों वाले बेवकूफ़ भी नहीं। टोनी मॉरेली को भूल जाओ, उसने सख्ती से कहा। मैं जो कह रहा हूँ वही चाहता हूँ, इस नाम को दोबारा मत लेना। उसे यहाँ से जाना ही होगा, यही एक काम किया जा सकता था। इस लड़की के चुप रहने पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जब भी उसका मन चाहेगा वो बोलेगी ही। रोज़मेरी मुस्कुरा रही थी, एक दिलकश मुस्कुराहट, पर एंथनी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतनी क्रूर मत बनो, अगले हफ्ते मुझे जायरोसिस डांस के लिए ले चलो। मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मेरे जन्मदिन की पार्टी से पहले ही तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। देखो ना, मत करो। मैं बुरी तरह बीमार हूँ, फ्लू के कारण, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हूँ। मेरी बात को काटना नहीं चाहिए, तुम्हें आना ही होगा। वह अड़ सकता था, वह सब कुछ छोड़ सकता था, उसी वक्त वहाँ से जा सकता था। इसकी बजाय उसने एक खुले दरवाजे में से आयरिस को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। आयरिस एकदम सीधी और इकहरी, पीला चेहरा, काले बाल और सलेटी आंखें। आयरिस रोज़मेरी से बहुत कम सुंदर, लेकिन ऐसे चरित्र वाली जो रोज़मेरी का कभी हो ही नहीं सकता था। उस एक घड़ी में एंथनी को रोज़मेरी के ऊपरी रूप का शिकार हो जाने के लिए चाहे कितना भी कम अपने से नफरत महसूस हुई। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा रोमियो को जूलियट को देखने के बाद रोजलिन को याद करके हुआ था। एंथनी ब्राउन ने अपना इरादा बदल लिया। स्टीफन फैराडे रोज़मेरी के बारे में सोच रहा था, उसी ताज्जुब के साथ जो रोज़मेरी का ख्याल हमेशा उसमें जगाता था। आमतौर पर जब भी उसे रोज़मेरी के ख्याल आते थे वह उसी वक्त उन्हें दूर भगा देता था, मगर ऐसे पल भी होते थे जब वह, जो मृत्यु के बाद भी उतनी ही हटी थी जितनी वह जीवन में थी, इस तरह परे नहीं हटती थी। रेस्तरां में देखे उस दृश्य को याद करके स्टीफन की पहली प्रतिक्रिया हमेशा एक सी होती थी, एक तेज बेकाबू सी कपकपी। कम से कम फिर से वह याद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सोच और पीछे चली गई जब रोज़मेरी जिंदा थी, मुस्कुराती हुई, सांस लेती हुई, उसकी आंखों में देखती हुई। कितना बेवकूफ़, कितना बड़ा बेवकूफ़ रहा था वो। हैरानी ने उसे जकड़ लिया, हक्का बक्का कर देने वाली हैरानी ने। ये सब हुआ कैसे? वह सीधे सीधे समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा था जैसे उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक बड़ा वाला हिस्सा संतुलित, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने का, दूसरा अल्पकालीन अजीब से पागलपन का। दोनों हिस्से एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारी योग्यता, चालाकी और समझदारी के बावजूद स्टीफन में यह देख पाने की समझ नहीं थी कि हकीकत में दोनों आपस में पूरी तरह सही बैठते थे। कभी कभी वो पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखता, ठंडे दिमाग से उसे आंकता, बिना ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हुए, मगर एक घमंड भरी आत्म प्रशंसा के साथ। बहुत छोटी उम्र से ही उसने जीवन में सफल होने की ठान ली थी, और तकलीफ़ों और कुछ शुरुआती नुकसान के बावजूद भी वह सफल हुआ था। उसमें हमेशा विश्वास और नज़रिए की एक सादगी रही थी। वह इच्छा शक्ति में यकीन रखता था। इंसान जो भी करने का इरादा रखता है वह उसे कर सकता है। छुटपन में स्टीफन फैराडे ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया था। वह जिंदगी में अपनी कोशिशों के अलावा किसी और मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। फीकी रंगत वाला एक 7 साल का छोटा सा लड़का, अच्छे मस्तक और पक्का इरादा दिखाने वाली ठुड्डी वाला। वह जीवन में ऊंचा उठना चाहता था, बहुत ऊंचा उठना चाहता था। वो पहले से ही जानता था कि उसके माता पिता उसके किसी काम नहीं आएंगे। उसकी माँ ने अपनी हैसियत से नीचे शादी की थी, जिसके लिए वह पछताती थी। उसके बाप को, एक मामूली राजगीर, चालाक, धूर्त और कंजूस को उसकी पत्नी नफरत करती थी, और उसका बेटा भी। अपनी डावाडोल, दिशाहीन और हर पल बदलते मूड वाली माँ को स्टीफन एक पहेली की तरह समझ नहीं पाता था। उसे एक दिन तक जब उसने उसे मेज़ के एक किनारे पर लुढ़के हुए पाया। यूडी क्लोन की एक खाली बोतल उसके हाथ से नीचे गिरी हुई थी।
उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि पीना उसकी माँ के बदलते मूड का कारण था। वो कभी बियर या शराब नहीं पीती थी और स्टीफन को कभी एहसास नहीं हुआ था कि यूडी क्लोन का ताल्लुक उसके सिरदर्द के अलावा किसी और चीज़ से भी था। उस एक क्षण में वो समझ गया था कि उसे अपने माँ बाप से प्यार नहीं था। वो ये भी समझ गया था कि उसके माँ बाप को भी उससे ख़ास प्यार नहीं था। वो अपनी आयु के अनुसार छोटा था, चुपचाप रहने वाला, उसे हकलाने की आदत भी थी। उसका बाप उसे नैम्बी बैम्बी यानी कि कमज़ोर बुलाता था। एक अच्छा लड़का, घर में किसी को तंग न करने वाला, उसका बाप हल्ला गुल्ला करने वाले को ज़्यादा पसंद करता था। मैं इसकी उम्र में हर वक्त शरारत करता रहता था। कभी कभी स्टीफन को देखकर उसे अपनी पत्नी से सामाजिक रूप में कमतरी का एहसास भी होता। स्टीफन अपनी माँ के खानदान पर गया था। चुपचाप दृढ़ होते इरादे के साथ स्टीफन ने अपने जीवन की रूपरेखा तय की। वह ज़रूर सफल होगा। अपनी इच्छा शक्ति के पहले इम्तिहान के रूप में उसने अपने हकलाने पर काबू पाने का निश्चय किया। उसने धीरे बोलने का अभ्यास किया, शब्दों के बीच हल्का सा अटकता हुआ। वक्त के साथ उसकी कोशिश रंग लाई। अब वह हकलाता नहीं था। स्कूल में वह पढ़ाई पर ध्यान देता। वह शिक्षा हासिल करना चाहता था। शिक्षा आपको कहीं न कहीं ज़रूर पहुंचा देती है। जल्दी ही उसके अध्यापक उसमें दिलचस्पी लेने लगे और उसको प्रोत्साहित करने लगे। उसे एक वजीफ़ा भी मिल गया। शिक्षा अधिकारियों ने उसके माता पिता से संपर्क किया। लड़के में प्रतिभा थी। मिस्टर फैराडे को, जो कच्चे घरों से काफ़ी कमाई कर रहा था, उसके बेटे की शिक्षा में पैसा लगाने के लिए मना लिया गया। 22 वर्ष की आयु में स्टीफन ऑक्सफोर्ड से अच्छी खासी डिग्री लेकर लौटा, एक अच्छे और सरस वक्ता की शोहरत और लेख लिखने के कौशल के साथ। उसने कुछ काम के दोस्त भी बना लिए। राजनीति उसे आकर्षित करती थी। उसने अपने स्वाभाविक शर्मिलेपन पर काबू पाना सीख लिया था और तारीफ लायक सामाजिक रंगढंग भी, शालीन, मैत्रीपूर्ण और प्रतिभा के ऐसे रंग के साथ जिसके कारण लोग कहते ये नौजवान जिंदगी में दूर तक जाएगा। लिबरल पार्टी की तरफ झुकाव होने के बावजूद भी स्टीफन जानता था कि कुछ समय के लिए तो लिबरल पार्टी खत्म ही हो चुकी थी। वह लेबर पार्टी के साथ जुड़ गया। जल्दी ही वह एक उभरते हुए नौजवान के रूप में जाना जाने लगा। मगर लेबर पार्टी से स्टीफन को संतोष नहीं हुआ। उसे वह नए विचारों के प्रति बंद अपनी शक्तिशाली महान प्रतिद्वंदी पार्टी के मुकाबले रूढ़िगत विचारों में जकड़ी हुई लगती थी। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी उभरती हुई युवा प्रतिभा की ताक में थी। उन्हें स्टीफन फैराडे पसंद था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे चाहते थे। उसने एक मजबूत चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और थोड़े से बहुमत से जीत गया। जीत की भावना के साथ स्टीफन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना स्थान ग्रहण किया। उसका करियर शुरू हो चुका था और उसने सही करियर चुना था। वो अपनी सारी योग्यता और सारी महत्वाकांक्षा इसमें लगा सकता था। उसे खुद में हुकूमत करने और अच्छी तरह हुकूमत करने की योग्यता महसूस हुई। उसमें लोगों को संभालने का कौशल था, ये जानने का कि कब चापलूसी की जाए और कब विरोध। उसने कसम खाई कि वह एक दिन ज़रूर कैबिनेट में शामिल होगा। फिर भी एक बार वास्तव में हाउस ऑफ कॉमन्स में होने की उत्तेजना कम हुई तो तेज़ी से उसका मोह भंग हो गया। मुश्किल से जीते हुए चुनाव ने उसे मशहूर तो कर दिया था, लेकिन अब वह एक ढर्रे में बन गया था, एक जत्थे की मामूली सी इकाई, पार्टी के आदेश का दास जिसे उसकी जगह पर रखा जाता था। यह गुमनामी से उभर पाना आसान नहीं था। यह जवानी को शक की नज़र से देखा जाता था। योग्यता के ऊपर भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, रसूख की ज़रूरत। कुछ संबंध थे, कुछ परिवार, आपको आर्थिक संरक्षण चाहिए। उसने शादी के बारे में सोचा। अब तक उसने इस विषय में बहुत कम सोचा था। उसके मन के किसी पिछले कोने में एक आकर्षक औरत की धुंधली सी तस्वीर थी जो उसके हाथ में हाथ डाले खड़ी होगी, उसके जीवन और महत्वाकांक्षाओं को बांटती हुई, जो उसे बच्चे देगी और जिसके साथ वह अपने विचार और उलझने बांटता। एक ऐसी औरत जो वैसे ही महसूस करती जैसे वह करता था, जो उसकी कामयाबी के लिए उत्सुक होती और जब वह कामयाबी पा लेता तो गर्व महसूस करती। एक दिन वह बड़े से स्वागत समारोह में किडरमिंस्टर हाउस गया। किडरमिंस्टर संबंध समूचे इंग्लैंड में सबसे अधिक प्रभावशाली था। वे हमेशा से एक महान राजनीतिक परिवार रहा था। लॉर्ड किडरमिंस्टर अपने लंबे, ऊंचे, असाधारण व्यक्तित्व के कारण हर जगह पहचाना जाता था।
लेडी किडरमिंस्टर का बड़ा सा दोलन घोड़े जैसा चेहरा इंग्लैंड में हर जगह लोक मंचों और विभिन्न कमेटियों में पहचाना हुआ था। उनकी 5 बेटियां थीं, जिनमें 3 खूबसूरत थी और एक बेटा जो अभी ईटन में था। किंडरमिंस्टर युगल पार्टी के युवा सदस्यों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते थे। फैराडे को बुलाने की यही वजह थी। वो वहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था और वहाँ पहुँचने के लगभग 20 मिनट के बाद तक एक खिड़की के पास अकेला खड़ा रहा था। चाय की मेज़ के पास भीड़ कम हो रही थी और एक दूसरे कमरे में जा रही थी, जहाँ फैराडे ने काली पोशाक में एक लंबी सी लड़की को मेज़ के पास अकेली खड़े और कुछ खोए हुए देखा। स्टीफन फैराडे ने चेहरे के लिए अच्छी नज़र पाई थी। उस सुबह उसने ट्यूब में एक महिला यात्री द्वारा छोड़ी हुई होम गॉसिप एक पत्रिका उठाई थी और मन बहलाव के लिए उस पर नज़र डाली थी। अर्ल ऑफ किडरमिंस्टर की तीसरी बेटी लेडी अलेक्जेंड्रा हेल का धब्बेदार चित्र था और उसके नीचे उसके बारे में एक अफवाह का सार। हमेशा से ही शर्मीले और संकोची स्वभाव की रही है। जानवरों से प्यार करने वाली लेडी अलेक्जेंड्रा ने गृह विज्ञान में कोर्स किया है, क्योंकि लेडी किडरमिंस्टर अपनी बेटियों के गृह विज्ञान में कुशल होने में यकीन रखती है। वह लेडी अलेक्जेंड्रा हेल ही खड़ी थी और एक शर्मीले व्यक्ति की कभी गलत न होने वाली समझ से स्टीफन ने जान लिया कि वह भी शर्मीली थी। 5 बेटियों में से सबसे सादी अलेक्जेंड्रा को हमेशा कमतरी का एहसास होता था। अपनी बहनों जैसा पालन पोषण और शिक्षा मिलने के बाद भी उसने उन जैसी व्यवहार कुशलता हासिल नहीं की, जिसके कारण उसकी माँ बहुत नाराज़ होती। सैंड्रा को कोशिश करनी चाहिए, इतना बेढंगा लगना मूर्खता है, इतना ज़्यादा बेढंगा दिखना। स्टीफन को ये तो नहीं मालूम था, लेकिन वह इतना जानता था कि लड़की बेचैन और नाखुश थी। अचानक उसे एक बात का विश्वास हो गया। उसके लिए यही मौका था। इसका फ़ायदा उठाओ बेवकूफ़, फ़ायदा उठाओ। रोज़मेरी अभी या कभी नहीं। वह कमरा पार करके बूफे की तरफ बढ़ा। लड़की के पास खड़े होकर उसने एक सैंडविच उठाया, फिर मुड़कर घबराहट में, यह अभिनय नहीं था, वो सच में घबराया हुआ था। वो बोला, अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और देख सकता हूँ कि तुम भी नहीं जानती। मेरा अपमान न करना। सच तो यह है कि मैं बहुत ही शर्मिला हूँ। उसका वर्षों पुराना हकलाना सही मौके पर वापस आ गया। और मुझे लगता है कि तुम भी शर्मिली हो। लड़की लाल हो गई। उसका मुंह खुल गया, लेकिन जैसा उसका अनुमान था वो कुछ कह नहीं पाई। बहुत मुश्किल था ये कहने के लिए शब्द ढूंढना कि मैं इस घर की बेटी हूँ। इसकी बजाय उसने झट से मान लिया, सच में मैं शर्मिली हूँ, हमेशा से रही हूँ। स्टीफन जल्दी जल्दी बोला, ये एक बहुत ख़राब एहसास है। पता नहीं कोई इससे कभी उभर पाता है या नहीं। कभी कभी तो मैं बिल्कुल बेजुबान हो जाता हूँ। मैं भी। वो बोलता रहा, जल्दी जल्दी, थोड़ा हकलाता हुआ। उसका हाव भाव एक लड़के जैसा था, आकर्षक। कुछ वर्ष पहले तक ये अंदाज उसके लिए स्वाभाविक था, लेकिन अब जानबूझकर अपनाया और संवारा गया था। ताज़ा, सरल, निरस्त्र कर देने वाला। उसने जल्दी ही बातचीत को नाटकों की ओर मोड़ दिया, एक ऐसे नाटक का जिक्र करके जो उन दिनों चल रहा था और जिसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा था। सैंड्रा ने देखा हुआ था। उन्होंने उस बार बातचीत की। नाटक सामाजिक सेवाओं के बारे में था और वे दोनों शीघ्र ही ऐसे उपायों के बारे में गहराई से चर्चा कर रहे थे। स्टीफन किसी बात की अति नहीं करता था। उसने लेडी किडरमिंस्टर को कमरे में प्रवेश करते देखा। उसकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। अभी से उसके साथ परिचय कराया जाना स्टीफन की योजना में नहीं था। उसने धीमे से गुड बाय कहा, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम्हें मिलने से पहले ये सारा तमाशा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शुक्रिया। वह उल्लास महसूस करता हुआ किडरमिंस्टर हाउस से बाहर आया। उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया था। अब तो जो उसने शुरू किया था उसे जमाना था। उसके कई दिन बाद तक वह किडरमिंस्टर हाउस के आसपास चक्कर लगाता रहा। एक बार सैंड्रा अपनी एक बहन के साथ बाहर गई। एक बार वह अकेली घर से निकली, मगर जल्दी में थी। स्टीफन ने सिर हिलाया। अभी कुछ नहीं हो सकता था। वह किसी ज़रूरी भेंट के लिए जा रही होगी। पार्टी के लगभग 1 हफ्ते के बाद उसके धीरज का इनाम मिल गया। एक सुबह सैंड्रा एक छोटे से काले कुत्ते के साथ बाहर आई और चहलकदमी करती हुई पार्क की तरफ चल दी। 5 मिनट बाद तेज तेज कदमों से सैंड्रा से उल्टी दिशा से आता हुआ एक युवक अचानक सैंड्रा के सामने आकर रुक गया। वह प्रसन्नतापूर्वक बोला, अरे क्या किस्मत! मैं तो सोच रहा था कि दोबारा तुमसे मुलाकात हो न हो। उसके स्वर में इतनी खुशी थी कि सैंड्रा गुलाबी हो गई। वह कुत्ते की तरफ झुका।
कितना सुंदर। इसका नाम क्या है? मैक्टेविश। एकदम स्कॉच। कुछ पल वे कुत्ते की बातें करते रहे। फिर स्टीफन ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, उस दिन मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। फैराडे, स्टीफन फैराडे। मैं एक मामूली सा सांसद हूँ। उसने जिज्ञासा से देखा कि सैंड्रा के गालों की रंगत लौट आई थी जब वह बोली, मैं अलेक्जेंड्रा हिल हूँ। इस पर स्टीफन ने सही प्रतिक्रिया दिखाई, जैसे वो वापस OUDS में पहुंच गया हो। हैरानी, पहचान, निराशा, शर्मिंदगी। ओह, तुम लेडी अलेक्जेंड्रा हिल हो? तुम? हे भगवान, उस दिन तुमने मुझे कितना बड़ा मूर्ख समझा होगा। सैंड्रा का जवाब वही था जो होना चाहिए था। वो अपने पालन पोषण और अपनी कुदरती नर्मदिली के कारण उसको सहज महसूस कराने और भरोसा देने के लिए बाध्य थी। मुझे तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। मुझे समझ लेना चाहिए था। तुम मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रही होगी। तुम्हें कैसे पता लगता? वैसे इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? प्लीज़ मिस्टर फैराडे, इतने परेशान मत हो। चलो सरपेंटाइन तक टहलते हैं। देखो, मैक्टेविश भी खींच रहा है। उसके बाद वह सैंड्रा को कई बार पार्क में मिला। उसने उसे अपनी महत्वाकांक्षाएं बताई। उन्होंने राजनीतिक मसलों पर बात की। उसे सैंड्रा बुद्धिमान, जानकार और हमदर्द लगी। वह तेज़ दिमाग और ख़ास तौर पर निष्पक्ष विचारों वाली थी। अब वे दोस्त थे। बात आगे बढ़ी जब उसे किडरमिंस्टर हाउस में रात के खाने का और उसके बाद नृत्य का बुलावा मिला। आखिरी वक्त एक आदमी ने आने के लिए मना कर दिया था। जब लेडी किडरमिंस्टर अपना दिमाग खपा रही थी तो सैंड्रा ने आहिस्ता से कहा, स्टीफन फैराडे के बारे में क्या ख्याल है? स्टीफन फैराडे? हाँ, वह उस दिन आपकी पार्टी में आया था और उसके बाद भी मैं उसे 1-2 बार मिल चुकी हूँ। लॉर्ड किडरमिंस्टर की राय ली गई, जो पूरी तरह राजनीतिक जगत के होनहार नौजवानों को बढ़ावा देने के हक में थे। प्रतिभाशाली युवक, काफ़ी प्रतिभाशाली। उसके खानदान के बारे में कभी नहीं सुना, मगर वह एक दिन नाम कमाएगा। स्टीफन आया और अपने को अच्छी तरह पेश किया। एक काम का नौजवान। लेडी किडरमिंस्टर ने अनजान से अहंकार के साथ कहा। 2 महीने बाद स्टीफन ने अपनी किस्मत को आजमाया। वे सरपेंटाइन के किनारे बैठे थे और मैक्टेविश सैंड्रा के पैरों पर सिर रखे बैठा था। सैंड्रा, जानती हो, तुम जानती ही होगी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे कभी नहीं कहता अगर मुझे यकीन होता कि एक दिन मैं ज़रूर नाम कमाऊँगा। मुझे इस पर यकीन है। तुम्हें अपने चुनाव पर शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं कसम खाता हूँ। वह बोली, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। तो तुम मुझे चाहती हो? तुम्हें मालूम नहीं था? मुझे उम्मीद थी मगर यकीन नहीं कर सकता था। जानती हो, मैं तुम्हें उस पहली घड़ी से ही प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें कमरे के दूसरे सिरे पर देखा था और साहस करके तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास गया था। मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं घबराया। वो बोली, मुझे लगता है मैं भी तुम्हें तब से मोहब्बत करती थी। सब कुछ आसान नहीं था। सैंड्रा की सीधी सादी घोषणा पर कि वह स्टीफन फैराडे से शादी कर रही है, उसके परिवार ने एकदम विरोध किया था। वह कौन था? वे उसके बारे में क्या जानते थे? लॉर्ड किडरमिंस्टर के सामने स्टीफन अपने परिवार और मूल के बारे में काफ़ी ईमानदार था। उसे उड़ता सा विचार आया कि उसके भविष्य के लिए अच्छा था कि अब उसके माता पिता दोनों मृत थे। लॉर्ड किडरमिंस्टर ने अपनी पत्नी से कहा, हो सकता है इससे भी बदतर कुछ हो। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता था कि उसके शांत अंदाज के पीछे पक्का इरादा था। अगर वह उस आदमी को पाना चाहती है तो पाकर रहेगी। वो कभी हार नहीं मानेगी। उसके सामने उसका भविष्य है। थोड़ी सी मदद के साथ वह दूर तक जाएगा। खुदा जानता है कि हमें नौजवानों की ज़रूरत है। वो शालीन भी लगता है। लेडी किडरमिंस्टर ने बेमन से हामी भर दी। उसके अनुसार यह उसकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं था। फिर भी परिवार में सैंड्रा सबसे मुश्किल थी। सूजन खूबसूरत थी। एस्थर अच्छे दिमाग वाली। बुद्धिमान लड़की डायना ने नौजवान ड्यूक ऑफ हर्डविच से विवाह कर लिया था। उस मौसम की सबसे बेहतरीन पार्टी। सैंड्रा बेशक कम आकर्षक थी, उसका शर्मिलापन भी था, और अगर इस नौजवान का भविष्य अच्छा था जैसा सब समझते थे तो
उसने धीमे से ये कहकर हथियार डाल दिए। बेशक, रसूख तो इस्तेमाल करना ही होगा। लिहाजा अलेक्जेंड्रा कैथरीन हिल ने स्टीफन लेनर्ड को अपना लिया। सफ़ेद साटन और जाली की पोशाक में 6 सखियों और सहायकों और आधुनिक शादी के सारे तामझाम के साथ वे हनीमून के लिए इटली गए और वेस्टमिंस्टर में एक छोटे से सुंदर घर में वापस आए। और उसके शीघ्र बाद ही सैंड्रा की मां का देहांत हो गया, जिसने उसके लिए गांव में एक क्वीन एन मैनर घर छोड़ा। शादीशुदा जवान जोड़े के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टीफन नए जोश से संसदीय जीवन में रम गया। सैंड्रा ने हर तरह से उसकी मदद की, पूरे दिल से, अपने को उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़कर। कई बार तो स्टीफन यह सोचकर विश्वास नहीं कर पाता कि भाग्य ने उसका कितना साथ दिया था। प्रभावशाली किडरमिंस्टर के गुट के साथ रिश्ते ने उसका अपने करियर में ऊंचा उठना तय कर दिया था। उसकी अपनी योग्यता और प्रतिभा उसकी इस स्थिति को मजबूत कर देगी। जो सहयोग ने उसे दी थी, वह सच्चाई से अपनी शक्ति में यकीन रखता था और अपने देश के लिए अथक काम करने के लिए तैयार था। अक्सर मेज़ की दूसरी ओर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए वह खुशी महसूस करता कि वह कितनी अच्छी मददगार थी, बिल्कुल वैसी जैसी वह हमेशा कल्पना किया करता था। उसे उसके सिर और गर्दन का आकार पसंद था। समतल भवों के नीचे उसकी स्पष्ट हल्की भूरी आंखें, उज्जवल ऊंचा माथा, गरुड़ जैसी गर्वीली नाक भी। स्टीफन को लगता कि वह रेस के घोड़े जैसी दिखती है, जिसकी अच्छी तरह देखरेख की गई थी, अच्छी नस्ल का ऊंचा। उसे वह आदर्श हमराही लगती। उनके दिमाग एक ही तरह तेजी से सही नतीजों पर पहुंच जाते। हाँ, वो मानता कि स्टीफन फैराडे ने, उस छोटे से निराश लड़के ने, काफ़ी सफलता हासिल कर ली थी। उसका जीवन बिल्कुल वैसा ही बन रहा था जैसा वह चाहता था। वह 30 से 1-2 साल ही बड़ा था और अभी से सफलता उसकी मुट्ठी में कैद थी। विजय की इसी मनस्थिति में वह अपनी पत्नी के साथ 2 हफ्ते के लिए सेंट मॉरिट्स गया और वहाँ होटल के लाउंज के दूसरे सिरे पर रोजमेरी बार्टन को देखा। उस एक पल में उसे क्या हुआ वो कभी समझ नहीं पाया। जो शब्द उसने एक दूसरी औरत के लिए कहे थे, वह एक तरह के काव्यात्मक बदले के तहत सच हो गए। कमरे के पार से वह उसके प्यार में पड़ गया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ढंग से, दीवानगी भरा प्यार। यह प्यार नाजुक, बिना सोचे समझे किशोरों की तरह किया जाने वाला प्यार था, जो उसे वर्षों पहले हो जाना चाहिए था और उससे उबर भी जाना चाहिए था। वह हमेशा समझता रहा कि वह जज्बाती किस्म का आदमी नहीं था। 1 या 2 क्षणिक संबंध, हल्की फुल्की इश्कबाजी, जहाँ तक वह जानता था प्यार का उसके लिए यही मतलब था। इंद्रियों के सुख उससे नहीं लुभाते थे। उसने खुद को समझा रखा था कि वह ऐसी बातों के लिए ज़रा ज़्यादा ही नकचढ़ा था। अगर उससे पूछा जाता कि क्या वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, तो वह जवाब देता, बेशक। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह उससे शादी करने की सोचता भी नहीं अगर वह किसी कंगाल की बेटी होती तो। वह उसे पसंद करता था, उसकी सराहना करता था और उसके लिए लगाव भी महसूस करता था। और जो कुछ समाज में सैंड्रा की जगह ने उसे दिया था, उस सब के लिए सच्ची शुक्रगुजारी भी। वह एक अनाड़ी लड़के की तरह बेफिक्री से भी प्यार कर सकता है, यह बात तो उसके लिए इल्हाम सी थी। वह रोजमेरी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता था। उसका खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा, उसके बालों का गहरा भूरा रंग, उसकी लहराती हुई उत्तेजक देह। वह न खा पाता था न सो पाता था। वह एक साथ स्की करने चाहते। उसने उसके साथ नृत्य किया। जब स्टीफन ने उसे थामा, तभी वह समझ गया कि वह उसे दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहता था। यानी ये पीड़ा, ये तकलीफ दे चाह ही प्यार थी। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वह किस्मत को धन्यवाद देता कि उसने उसे शांत तबीयत दी थी। किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, सिवाय खुद रोजमेरी के। बार्टन परिवार फैराडे परिवार से 1 हफ्ता पहले चला गया। स्टीफन ने सैंड्रा से कहा कि मॉरिट्स ज़्यादा रोमांचक जगह नहीं थी, क्या वे अपने अवकाश को काट कर लंदन लौट जाए। सैंड्रा प्यार से राजी हो गई। लौटने के 2 हफ्ते बाद वह रोजमेरी का प्रेमी बन गया। एक अजीब सा उल्लास भरा, चहल पहल वाला समय, उत्तेजना भरा, अवास्तविक। कितनी देर तक चला वह? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने।
6 महीने जिनमें स्टीफन बराबर अपने काम पर जाता रहा, अपने चुनाव क्षेत्र में भी गया, संसद में सवाल पूछे, कई सभाओं में बोला, सैंड्रा के साथ राजनीति पर चर्चा की और केवल एक चीज के बारे में सोचता रहा, रोजमेरी। छोटे से फ्लैट में चोरी छुपे मुलाकातें, रोजमेरी की खूबसूरती, आवेग भरा प्यार जो वह उस पर बरसाता था, रोजमेरी के आवेश भरे आलिंगन, एक ख्वाब, जिस्मानी सुख और अंधे प्यार से भरा ख्वाब। और ख्वाब के बाद जागना, लगा जैसे सब कुछ काफी अचानक हो गया, जैसे सुरंग में से निकलकर दिन की रोशनी में आ जाना। एक दिन वह मदहोश प्रेमी था तो अगले दिन वह स्टीफन फैराडे था। ये सोचता हुआ कि शायद उसे रोजमेरी से यूं बार बार नहीं मिलना चाहिए। वह कई जबरदस्त खतरे उठाते रहते थे। अगर कभी सैंड्रा को शक हो गया तो? उसने नजरें बचाकर नाश्ते की मेज पर सैंड्रा को देखा। भगवान का शुक्र था कि उसे शक नहीं हुआ था। उसे बिल्कुल पता नहीं था। फिर भी हाल ही में गैर हाजिर रहने के उसके बहाने काफी कमजोर थे। कई औरतों को अब तक दाल में काला लगने लगता। भगवान का शुक्र था कि सैंड्रा शक्की औरत नहीं थी। उसने एक लंबी सांस खींची। सच में वह और रोजमेरी बहुत लापरवाह थे। हैरानी की बात थी कि उसके पति को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। शक न करने वाले बेवकूफ आदमियों में से एक, उम्र में रोजमेरी से कई साल बड़ा। वो कितनी खूबसूरत औरत थी। स्टीफन को अचानक गोल्फ लिंक का ध्यान आया। रेत के टीलों के ऊपर चलती ताज़ा हवा, गोल्फ स्टिक लिए पैदल घूमना, स्टिक को घुमाना, टी के ऊपर से एक शॉट मारना, छड़ी के साथ एक छोटा सा शॉट। मर्द, 4-4 के झुंडों में पाइप पीते हुए मर्द। गोल्फ लिंक में किसी औरत को आने की इजाज़त नहीं। वह अचानक सैंड्रा से बोला, क्या हम फेयर हेवन चल सकते हैं? सैंड्रा ने हैरानी से नजरें ऊपर उठाई। तुम जाना चाहते हो? क्या तुम जा पाओगे? हफ्ते के अंदर लग सकता है। मैं थोड़ा गोल्फ खेलना चाहता हूँ। नीरस सा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो हम कल ही जा सकते हैं। इसका मतलब होगा एस्टलेज को इनकार करना और मंगलवार वाली मीटिंग रद्द करना। मगर लोवेट्स का क्या होगा? ओह, उसको भी रद्द कर देते हैं। कोई बहाना ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फेयर हेवन में सैंड्रा और कुत्तों के साथ छत पर और पुराने 4 दीवारी वाले बगीचे में इत्मीनान भरा वक्त बीता था। और सैंडले हीथ में गोल्फ और शाम को मैक्टेविश के साथ फार्म तक चहलकदमी करते हुए जाना। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बीमारी से अच्छा हो रहा हो। जब उसने रोजमेरी की लिखावट को देखा था तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने रोजमेरी को कह रखा था कि उसे खत न लिखे। ये बहुत खतरनाक था। ऐसा नहीं कि सैंड्रा ने उससे कभी पूछा कि उसे किसकी चिट्ठी आती थी, लेकिन फिर भी ये अक्लमंदी नहीं थी। नौकरों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने खत को स्टडी में ले जाकर कुछ क्रोध में लिफाफा फाड़ कर खोला। पन्ने, सिर्फ पन्ने। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, पुराना जादू फिर उस पर छाने लगा। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। पूरे 5 दिन तक उसे देख न पाना वह सह नहीं सकती थी। क्या वह भी ऐसा महसूस करता था? क्या चीता अपनी इथियोपियन की कमी महसूस करता था? स्टीफन मुस्कुराया भी और गहरी सांस भी ली। वह मूर्खतापूर्ण मजाक उस समय का जब उसने सैंड्रा के लिए एक मर्दों वाला चित्तीदार गाउन खरीदा था जो सैंड्रा को पसंद था। अपनी चित्तियाँ बदलता चीता, और वह बोला था, मगर तुम अपनी खाल मत बदलना डार्लिंग। उसके बाद से वह उसे चीता बुलाती थी और वह उसे अपनी ब्लैक ब्यूटी। बहुत ही बेवकूफ़ाना, सच में, हाँ, बेहद बेवकूफ़ाना। रोज़मेरी ने इतने सारे पन्ने लिखे, यह सुक्कर था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें होशियार रहना चाहिए। सैंड्रा ऐसी औरत नहीं थी जो ये सब बर्दाश्त करती। अगर उसे एक बार भी आभास हो जाता तो चिट्ठियाँ लिखना खतरनाक था। उसने रोज़मेरी से ये कहा भी था। उसके शहर वापस आने तक वह इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती थी? वह उसे और 2-3 दिन बाद तो मिलता ही। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक और खत रखा था। इस बार स्टीफन ने मन ही मन में गाली दी। उसे लगा जैसे सैंड्रा की आंखें पल दो पल उस खत पर रुकी, मगर वह बोली कुछ नहीं। ईश्वर का शुक्र था कि वह ऐसी औरत नहीं थी जो किसी आदमी को उसके खतों के बारे में पूछती।
नाश्ते के बाद वह कार में 8 मील दूर बाजार तक गया। गांव से टेलीफोन करना ठीक नहीं था। रोज़मेरी फ़ोन पर मिल गई। हेलो रोज़मेरी, तुम हो? और खत मत लिखना। स्टीफन डार्लिंग, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लगा। ध्यान रखो, कोई तुम्हें सुन तो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ओह मेरे फरिश्ते, मैं तुम्हारी कमी महसूस करती हूँ। तुम्हें तुम्हें भी मेरी कमी महसूस हुई? हाँ ज़रूर हुई, मगर खत मत लिखो, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें मेरा खत पसंद आया? क्या उससे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ? डार्लिंग, मैं हर पल तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। क्या तुम भी यही महसूस करते हो? हाँ, लेकिन यह सब फ़ोन पर नहीं। तुम हंसी आने की हद तक सावधान हो। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ रोज़मेरी। मेरे कारण तुम पर कोई मुसीबत आए, मैं ये नहीं सह सकता। मुझे कोई परवाह नहीं मेरे साथ क्या होता है, तुम जानते हो। मुझे परवाह है स्वीटहार्ट। तुम वापस कब आ रहे हो? मंगलवार। हम फ्लैट पर मिलेंगे बुधवार को। हाँ हाँ। डार्लिंग, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या तुम कोई बहाना करके आज नहीं आ सकते? ओह स्टीफन, तुम आ सकते हो। राजनीति या ऐसी कोई फालतू की बात, इसका सवाल ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि जितनी मैं तुम्हारी कमी महसूस करती हूँ, तुम उससे आधी भी मेरी कमी महसूस करते हो। बेकार की बात। बेशक मैं महसूस करता हूँ। फ़ोन बंद करते ही उसे थकावट महसूस हुई। औरतें क्यों इतनी लापरवाह होने पर तुली रहती है? उसे और रोज़मेरी को भविष्य में ज़्यादा सावधान रहना होगा। उन्हें मिलना जुलना कम करना होगा। उसके बाद मुश्किलें बढ़ गई। वो मसरूफ़ था, बहुत मसरूफ़। रोज़मेरी को पहले जितना समय दे पाना नामुमकिन था। और खिन करने वाली बात यह थी कि वो ये समझ ही नहीं पाती थी। ओह तुम्हारी फालतू राजनीति, जैसे वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वो है। रोज़मेरी को एहसास नहीं हो पाया। उसे परवाह नहीं थी। उसे स्टीफन के काम में, उसकी महत्वाकांक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ यही चाहती थी कि वह बारंबार यही दोहराता रहे कि वह उससे प्यार करता था, हमेशा जितना। फिर से कहो कि तुम सच में मुझे प्यार करते हो। वह सोचता कि अब तक तो रोज़मेरी को यह समझ लेना चाहिए था। वह एक सुंदर औरत थी, सुंदर। लेकिन मुसीबत यह थी कि आप उससे बातचीत नहीं कर सकते थे। समस्या ये थी कि वे दोनों एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही मिलते रहे थे। आप किसी रिश्ते को भी व्याकुलता के स्तर पर नहीं बनाए रख सकते। उन्हें कम मिलना चाहिए, थोड़े ढीले पड़ जाना चाहिए। मगर इससे वह नाराज़ हो जाती, काफ़ी नाराज़। अब वह उसे हर वक्त उलाहने देती रहती। अब तो मुझे वैसे प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। और तब स्टीफन को उसे दिलासा देना पड़ता, कसम खानी पड़ती कि वह करता था। वो लगातार उन बातों को दोहराती रहती जो स्टीफन ने उससे कभी कही थी। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि अगर हम एक साथ मर गए तो कितना अच्छा होगा? हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में सो गए तो? याद है जब तुमने कहा था कि हम एक गाड़ी लेकर रेगिस्तान में चले जाएंगे, सिर्फ सितारे और ऊंट, और कैसे हम दुनिया की हर चीज़ भूल जाएंगे? इंसान जब प्यार में होता है तो कितनी बेवकूफ़ाना बातें करता है। उस वक्त तो वह बातें मूर्खतापूर्ण नहीं लगती थी, मगर उनका इस तरह ठंडे दिमाग से पीसा जाना। औरतें किसी बात को शालीनता से छोड़ क्यों नहीं सकती? कोई भी आदमी यह याद दिलाया जाना पसंद नहीं करता कि वह कितना गधा बना। रोज़मेरी अचानक अनुचित मांगे भी कर बैठती। क्या वह फ्रांस के दक्षिण में नहीं जा सकता जहां वह उसे मिलेगी? या सिसिली या कॉर्सिका, जहां आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से नहीं होती जिसे आप जानते हो? स्टीफन गंभीरता से कहता, ऐसी कोई जगह नहीं। नामुमकिन सी जगह पर भी आपको कोई स्कूल का दोस्त मिल सकता है जिसे आपने वर्षों से ना देखा हो। फिर रोज़मेरी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह डर गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या? वह सतर्क हो गया। सावधान। अचानक अंदर से सुन। तुम्हारा मतलब? वह उसे देखकर मुस्कुराई, वही लुभावनी मुस्कुराहट जिसने स्टीफन के दिल को उलट पुलट कर दिया था और उसके बदन को चाहत की पीड़ा से भर दिया था। अब उसी मुस्कुराहट ने उसे सिर्फ अधीर कर दिया था। लेपर्ड डार्लिंग, कभी कभी मुझे लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं जो इस लुका छुपी के खेल को जारी रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों यह सही नहीं है। चलो एक साथ कहीं चले जाते हैं।
ये दिखावा बंद कर देते हैं। जॉर्ज मुझे तलाक दे देगा और तुम्हारी बीवी तुम्हें, और फिर हम शादी कर सकते हैं। ऐसे ही तबाही, बर्बादी और रोज़मेरी ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन डार्लिंग, मुझे परवाह नहीं, मैं रीतियों को मानने वाली नहीं हूं। लेकिन मैं तो हूं, स्टीफन ने सोचा। मैं समझती हूं कि प्यार दुनिया में सबसे अहम चीज़ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इससे मुझे फर्क पड़ेगा प्रिय। इस तरह की बदनामी से मेरा करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या उससे वाकई फर्क पड़ेगा? सैकड़ों और काम है जो तुम कर सकते हो। नादान मत बनो। तुम्हें वैसे भी कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो मेरे पास बहुत पैसा है। मेरा मतलब है मेरा अपना, जॉर्ज का नहीं। हम सारी दुनिया घूम सकते हैं, दूर दराज की सबसे दिलकश जगहों में भी। ऐसी जगह है जहाँ शायद और कोई कभी नहीं गया, या प्रशांत महासागर में कोई द्वीप। सोचो, चमकता सूरज, नीला समुंदर और मूंगे की चट्टानें। स्टीफन ने इसके बारे में जरूर सोचा। एक साउथ सी आइलैंड। बेवकूफ़ी भरा विचार। क्या समझती थी वह कि वह कैसा आदमी है, किनारे छानने वाला? उसने रोज़मेरी को ऐसी निगाहों से देखा जिनसे पर्दों की आखिरी परतें भी गिर चुकी थी। एक खूबसूरत औरत, मुर्गी जितने दिमाग वाली। वो पागल था, पूरी तरह से पागल। मगर अब वह फिर से मानसिक रूप से स्वस्थ था और उसे इस मुश्किल से निकलना होगा। अगर वह सतर्क नहीं रहा तो रोज़मेरी पूरी तरह से उसकी तमाम जिंदगी तहस नहस कर देगी। उसने वह सब बातें दोहराई जो उससे पहले सैकड़ों आदमी कह चुके थे। उन्हें यह सब बंद करना होगा, उसने लिखा। इसी में रोज़मेरी की भलाई थी। वह उसके लिए दुख मोल लेने का खतरा नहीं उठा सकता था। वो समझती नहीं थी, वगैरह वगैरह। सब खत्म हो गया था। उसे रोज़मेरी को यह समझाना ही होगा। लेकिन यही रोज़मेरी समझना नहीं चाहती थी। वह उससे प्यार करती थी, पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बिना जी नहीं सकती थी। उसके लिए यही सही था कि वह अपने पति को बता दे, और स्टीफन के लिए यह कि वह अपनी पत्नी को सच बता दे। स्टीफन को याद था उसका खत हाथ में पकड़े वह किस कदर सुन्न हो गया था। बेवकूफ़ लड़की, चिपकने वाली बेवकूफ़ लड़की। वह जाकर जॉर्ज के सामने सब कुछ बक देगी और फिर जॉर्ज उसे तलाक दे देगा और स्टीफन को रोज़मेरी का साथी, जवाबदेह घोषित कर देगा। और फिर सैंड्रा भी मजबूरी में उसे तलाक दे देगी। इस बारे में उसे कोई शक नहीं था। एक बार सैंड्रा ने अपनी एक दोस्त के बारे में हल्की सी हैरानी के साथ कहा था। जब उसे पता चला कि उसके पति का किसी और औरत के साथ रिश्ता था तो वो उसे तलाक देने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। सैंड्रा ऐसा ही महसूस करती। वह गर्वीली थी। वह कभी किसी मर्द को किसी के साथ बांटती नहीं। और तब वह तबाह हो जाएगा। खत्म। रसूख वाला किडरमिंस्टर सहारा छिन जाएगा। ऐसी बदनामी होगी जिसके साथ वह जी नहीं पाएगा। हालांकि अब जनमत पहले से ज्यादा उदार हो चुका था, मगर इस तरह के सरेआम मामले में नहीं। सपनों को अलविदा, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी। सब कुछ तहस नहस, टूटा फूटा, सब एक बेवकूफ़ औरत के लिए, आकर्षण की वजह से। बचकाना प्यार बस यही था। बचकाना प्यार जिंदगी में गलत वक्त पर। जो कुछ भी दाव पर था वह सब हार जाएगा। असफलता, बदनामी, वो सैंड्रा को खो देगा। सहसा एक धक्के के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे ये बात सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। वो सैंड्रा को खो देगा। गोरे चौड़े माथे और साफ भूरी आंखों वाली सैंड्रा। सैंड्रा, उसकी प्यारी दोस्त और साथी, उसकी घमंडी, गर्वीली, वफादार सैंड्रा। नहीं, वो सैंड्रा को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता और कुछ भी, लेकिन ये नहीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे किसी भी तरह इस मुश्किल से निकलना होगा। किसी भी तरह रोज़मेरी को समझाना होगा। लेकिन क्या वो समझेगी? रोज़मेरी और तर्क साथ नहीं चलते थे। मान लो कि वह उससे कहे कि वह आखिरकार अपनी पत्नी से ही प्यार करता था। नहीं, वो तो यकीन ही नहीं करेगी। वो इतनी बेवकूफ़ औरत थी, खाली दिमाग, गले पड़ने वाली, हक जमाने वाली। और वह अभी भी उससे प्यार करती थी। खराबी तो यही थी। उसके भीतर एक प्रकार का अंधा गुस्सा उमड़ने लगा। वह किस तरह रोज़मेरी को चुप रखे, उसका मुंह बंद रखे।
जहर की खुराक के अलावा और कोई भी चीज़ ये काम नहीं कर सकती थी, उसने कड़ुआहट के साथ सोचा। पास ही में एक ततैया भिनभिना रहा था। स्टीफन अनमना सा एकटक देखने लगा। ततैया मुरब्बे वाली कांच की बरनी में घुस गया था और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरी तरह उसने सोचा, मिठास के जाल में फंसा हुआ और अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा, बेचारा। लेकिन वह स्टीफन फैराडे किसी न किसी तरह बाहर निकलेगा। उसे वक्त का इंतज़ार करना होगा। उस वक्त रोजमेरी को फ्लू हो गया था। स्टीफन ने रस्मी तौर पर पूछताछ करवाई थी, फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा भी। इससे उसे राहत हुई थी। अगले हफ्ते वह और सैंड्रा बार्टन परिवार के साथ रात का खाना खा रहे थे। रोजमेरी के जन्मदिन की पार्टी। रोजमेरी ने तो कहा था, मैं अपने जन्मदिन तक कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो जॉर्ज की तरफ बहुत ज़्यादती होगी। वह इसके लिए इतना झमेला कर रहा है, वह इतना प्यारा है। ये सब बीत जाने के बाद हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। मान लो स्टीफन बेरहमी से उसे कह दे कि उनके बीच सब खत्म हो गया था, कि अब वो उसे प्यार नहीं करता था, तो वह सिहर उठा। नहीं, वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। हो सकता है रोजमेरी बुरी तरह रोती हुई जॉर्ज के पास चली जाए। वो सैंड्रा के पास भी आ सकती है। स्टीफन उसकी रोती हुई घबराई हुई आवाज़ सुन सकता था। वो कहता है कि अब वह परवाह नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। वह वफादार होने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे साथ ये खेल खेलने के लिए। अगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ सहमत होगी कि जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ईमानदारी ही एक रास्ता है, इसीलिए मैं तुम्हें उसे उसकी आज़ादी देने को कह रही हूँ। वह इसी तरह की कोई दिल मिचलाने वाली बात करेगी और सैंड्रा अपने गर्वीले और तिरस्कार भरे चेहरे से कह देगी, वह अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है। वो यकीन नहीं करेगी। वह यकीन कर भी कैसे सकती थी? अगर रोजमेरी वो खत ले आए जो उसने गधेपन में लिखे थे, खुदा ही जाने उसने उनमें क्या लिखा था। सैंड्रा को विश्वास दिलाने के लिए बहुत काफ़ी थे। ऐसे खत जैसे उसने सैंड्रा को कभी नहीं लिखे थे। उसे कुछ न कुछ सोचना होगा, रोजमेरी को चुप रखने का कोई तरीका। अफसोस की बात है, उसने निर्दयता से सोचा, हम बोर्जिया के ज़माने में नहीं रह रहे। सिर्फ जहर मिली शैंपेन का एक गिलास ही रोजमेरी को चुप रख सकता था। हाँ, उसने वाकई ही ऐसा सोचा था। रोजमेरी के शैंपेन के गिलास में साइनाइड ऑफ पोटेशियम, उसके ही इवनिंग बैग में साइनाइड ऑफ पोटेशियम। इन्फ्लुएंजा के बाद गहरी उदासी और मेज़ के पार से उसकी आंखों से टकराती सैंड्रा की आंखें। तकरीबन 1 साल पहले, और वह भूल नहीं पाया।